9 मार्च 2024 रूट कुलदीप यादव की बॉल पे एलबीडब्ल्यू होते हैं और वहीं से इंडिया शारिक से सीरीज को जीत के जश्न की एक माहौल में डूब जाता है। किसी ने भी सोचा था कि शायद ये एक आखिरी टाइम होगा जब हम एक बड़ी मेजर टीम को अपने घर में हरा पाएंगे। उसी साल बांग्लादेश, न्यूजीलैंड उन दोनों का इंडिया में आना था, उसके बाद बीजीटी भी थी और सबको लग रहा था कि शायद बीजीटी तक इंडिया को ज़्यादा किसी चीज़ की टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। सभी क्रिकेट पंडित्स ने 3-0 की विक्ट्री इंडिया के लिए ऑलरेडी लिख के रख दी थी न्यूजीलैंड के केस। 5 होम टेस्ट विन्स के बाद ऐसा लग रहा था कि बीजेपी में सिर्फ एक मैच जीत के शायद एक सिंपल औपचारिकता से ही रह गई है जब इंडिया WTC फाइनल्स खेल रहा होगा लॉर्ड्स के उस ऐतिहासिक ग्राउंड में 2025 में। फास्ट फॉरवर्ड टू 1.5 ईयर्स, आज साउथ अफ्रीका से भी हम घर में सीरीज हार गए हैं। बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी इससे भी कि इंडिया आराम से शायद 2-0 जीत देगी, जिस तरह हम न्यूजीलैंड की लास्ट से बात करते थे, पर अब एक सब पैटर्न सा बन गया और इस गुवाहाटी टेस्ट मैच में जिस तरह से इंडियन टीम खेली है तो ऐसा लग रहा था कि जो हमने घर में दूसरी टीमों को बुला के हाल किए हैं वो शायद अब कर्मा हमारे पे वापस आ गए। 5वीं बार सिर्फ इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में हुआ कि हम 500 से ज़्यादा का टोटल चेज कर रहे थे और आखिरी बार ऐसा घर में 2004 में हुआ था और उससे पहले 2006 में सिर्फ ये हमें कराची में देखना पड़ा था। 19 सालों में पहली बार हमें उस माहौल को देखना पड़ा जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। क्या इसका रीज़न है? ओवरऑल मल्टीपल फैक्टर्स पे चलते हैं। 2024 मार्च में जो टीम खेल रही थी उसमें विराट कोहली नहीं थे, रोहित शर्मा थे, जायसवाल, गिल, उनके बल्ले से ज़्यादा रन आए थे। पर एक बहुत मेजर फैक्टर था जो थे रविचंद्रन अश्विन, जिन्हें किसी न किसी तरह से फ्लैट विकेट्स पे भी बॉलर्स की तरह अच्छे से दिमाग लगाते हुए बैटर्स को प्राइज आउट करना आता था। वो चीज़ें हम मिसिंग हुई। इन सीरीज़ में क्या हुआ, इस पर्टिकुलर साउथ अफ्रीका सीरीज़ की बात करें, सीरीज से जस्ट पहले हम 8 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया में T20 खेलते हुए दिखे। सिर्फ एक हफ्ते से भी कम टाइम में उम्मीद की गई कि उस ईडन गार्डन की अंडर प्रिपेयर्ड विकेट के ऊपर हम खेलने जाएं। टॉस हारे, पहले घंटे में समझ ही नहीं आया कि जैसे कि इंडियन बॉलिंग लाइनअप को कुछ क्या करना है वो पता भी है। उसके बाद हम जब बैटिंग करने आए तो एक अल्ट्रा डिफेंसिव अप्रोच पे गए, एक ऐसी विकेट पे जहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट मॉर्निंग में विकेट बेटर खेला था और वहीं पे एग्रेसिव बैटिंग के चलते साउथ अफ्रीका शायद थोड़ा सा मैच में आगे बन पाया था। एक पुअर बैटिंग स्ट्रैटेजी और उसके बाद जब हम सेकेंड इनिंग्स में बॉल करने भी आए तो जब लगा भी साउथ अफ्रीका इस मैच से बाहर हो गया, उस टाइम पे हमने जसप्रीत बुमराह से शुरू ना करके अक्षर पटेल से शुरू किया। क्लियरली दिखाया कि शायद हम जानते ही नहीं है कि हमें अपने बॉलर्स को कैसे यूज़ करना है। एक पैटर्न इमर्ज करके क्या है, अगर हम बॉलिंग की बात करें तो फ्लैटर विकेट्स पे अब हमारे स्पिनर्स में हमारा उतना ट्रस्ट नहीं रहा है क्योंकि हमें लंबे स्पेल्स दे, उन्हें वो मौका बनाने दें कि वो आए और बैटर्स को सेटअप करें और फिर आउट करें। 5-5, 6-6 ओवरों के स्पेल हो रहे हैं जिनसे कहीं ना कहीं स्पिनर्स को उतना मौका ही नहीं बन पाता कि जहां वो एक बैटर के अराउंड एक वेब बिल्ड कर सकें। उसी के साथ साथ जसप्रीत बुमराह पे जो हमारी ओवर रिलायंस रही है इतने सालों से घर के टेस्ट मैचेस में भी कि वो रिवर्स स्विंग को लेके आके पिक्चर्स को आउट ऑफ इक्वेशन ले जाएंगे, वो बहुत मेजर फैक्टर रहा है कि हम उस इंडियन सीरीज़ के बाद वैसी सी कहानी क्यों नहीं देख पा रहे। ईडन गार्डन में भी उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में हमारे लिए वो करके दिखाया था और सेकेंड इनिंग्स में भी जब लगा था कि मैच बिल्कुल इंडिया से बाहर जा रहा है और सिराज और बुमराह ने आपके टीम को ख़त्म किया। यहाँ गुवाहाटी में उनका उस हिसाब से मैजिक नहीं चल पाया और हमें ये मानना पड़ेगा कि सिराज होम कंडीशंस में एक एवरेज बॉलर है, कुछ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाते। इसलिए करंट सिनारियो में हम शमी और उमेश शाहरुख जैसे बॉलर्स और इवन मैं कहूँगा ईशांत शर्मा जैसे बॉलर्स जिन्होंने घर के मैचेस में इम्पैक्ट डाला है वो हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अगर जसप्रीत बुमराह को किसी क्वेश्चन से बाहर निकाल देते हैं तो होम टेस्ट मैचेस में हम और बुरी तरह शायद हारना शुरू हो जाएंगे। क्या सारी गलती बॉलिंग की है कि और ऐसा हम कह सकते हैं कि हम शायद अब सभी डिपार्टमेंट में वीक होते जा रहे हैं? सिर्फ फील्डिंग को लेके भी कंसर्न्स रहे हैं। के राहुल ने गुवाहाटी के डे 1 पे एक पिच जो भी फ्लैट था वहाँ पे एक ईजी सा कैच छोड़ा, उसके चलते बहुत स्ट्रॉन्ग ओपनिंग पार्टनरशिप हुई और जो आगे चल के शायद एक बेस भी बना कि क्यों साउथ अफ्रीका इस मैच में अच्छा कर पाया।
उसी के साथ साथ आउटफील्ड कैचिंग में भी हम उतने अच्छे नहीं रहे हैं। हम क्रूशियल मूवमेंट्स पे कैचेस छोड़ रहे हैं और एक पैटर्न सा बनता जा रहा है। और एज अ फील्डिंग यूनिट हमने इंडियन सीरीज में भी देखा, यहाँ भी देखा कि हम स्टैंडर्ड वाइज नीचे जा रहे हैं। जब भी एक टीम के पास रिसोर्सेस, ट्रेनर्स, कोचेस, पैसा सब आता है तो स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव होने की बात होती है। तो कोई भी इंडियन क्रिकेट फॉलोअर, फैन आंखें बंद करके कह सकता है कि पिछले 4-5 साल में हमारे फील्डिंग स्टैंडर्ड्स काफ़ी नीचे गए हैं, इम्प्रूव नहीं। इसी के साथ साथ अगर हम बैटिंग की बात करें तो ओवरऑल आपने देखा होगा, वेस्ट इंडियन टीम को देख लीजिए, ऑस्ट्रेलियन टीम को देख लीजिए, इवन साउथ अफ्रीकन एरा को देख लीजिए, हमेशा बैटिंग एक स्टेबल कोर के ऊपर बिल्ड होती है। नो डाउट 2 ओपनर्स जैसे हमारे पास हैं जिन्हें अब रिलेटिवली लॉन्गर रन दिया गया है, पर इस सीरीज में उन्होंने भी हमें काफ़ी डिसअपॉइंट किया। इतनी सब बातें होने के बाद भी इस सीरीज की अगर हम बात करें तो केएल राहुल सिर्फ 17 की एवरेज से सीरीज को खत्म कर दिए हैं। वहीं पे हर इनिंग्स में ऐसा लगा कि वो नीडलेसली बहुत ज़्यादा शेल में चले जाते हैं टेस्ट मैचेस में, जहाँ पे फिर वो बैटर लगते ही नहीं है, एक इजी विकेट बन के रह जाते हैं कि जहाँ पे थोड़ा बहुत पिच ने ऊपर नीचे किया नहीं और वो आउट होंगे। 4th इनिंग्स में गुवाहाटी में एक बॉल की टर्न हुई, नो डाउट अबाउट इट, वो किसी भी एंगल से अनप्लेबल नहीं थी, बट एक डिफेंसर माइंडसेट के चलते केएल राहुल उस बॉल को ऊपर से खेल गए और बोल्ड आउट हुए। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हम जायसवाल के बारे में भी देख चुके हैं कि एक बैटर जिसके बारे में बहुत बड़ी बातें लिखे जा रही थी, वो एक ही पैटर्न में बार आउट हो रहा है, जो कि बैटिंग कोच और मैनेजमेंट के ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। अब हम देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड के 6 इनिंग्स में 5 में वो ट्रबल हुए हैं, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 8 इनिंग्स में 60 में वो फेल हुए, जो कि बहुत ही मैसिव ओवर रिकॉर्ड है। 14 इनिंग्स में 12 इनिंग्स में जहाँ चल पाना, जिस ओपनर की इतनी बात हो रही है और जो शायद इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर भी गिने जा रहे हैं। नंबर 3 की जितनी बात की जाए उतना कम, जहाँ पे ईडन गार्डन टेस्ट मैच में एक रिलेटिवली एग्रेसिव अप्रोच की जरूरत थी, वहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर ब्लॉक करते दिखे। पर जहाँ इस पिच पे एक फ्लैटर कंडीशन में पेशेंस के साथ पुजारा की तरह खेलने की जरूरत थी, वहीं पे ग्राउंड हॉप पे साई सुदर्शन फर्स्ट इनिंग्स में आउट होते दिखे। ओवरऑल एक बहुत पुअर कहानी। नंबर 4 हम ऑलरेडी ऐसा लगता है कि इस सीरीज से पूरा मजाक बना चुके हैं। ध्रुव जुरेल, शुभमन गिल और 4th इनिंग्स में हमें वहाँ पे नाइट वॉचमैन की तौर पे कुलदीप यादव भी आते हुए दिखे। तो ये सब चीज़ों के चलते एक क्लियर कट एग्जाम्पल दिख रहा है। बैटिंग कोर्स स्टेबल ही नहीं है, किसी प्लेयर को अपने रोल की कोई क्लैरिटी नहीं है, और पूरी 4th डे पे तो ऑलरेडी दिखने लग गया था कि इंडियन टीम के पूरे हौसले फील्ड में भी पस्त हो चुके हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर इवन रविचंद्रन अश्विन ने ही बात की और वो काफ़ी डिसहार्टेंड भी लगे। ऐसे में एक होम डोमिनेंस जो एटलीस्ट एक मैटर ऑफ प्राइड था हमारे लिए पिछले 3 दशकों से, और हम काफ़ी बार क्लास 3 डेकेड्स में इसकी बात करते थे कि चलो घर में तो हम इंडियन टीम और किसी भी फॉरेन टीम को आराम से रोल ओवर कर ही देगी, और शायद आगे होता हुआ दिख नहीं रहा। ऐसे में क्या आपको लगता है कि बीसीसीआई अपने पाथ करेक्शन को करके टेस्ट की इस टूटते इंटरेस्ट को रिवाइव करने की कोशिश करेगी, या शायद अब बीसीसीआई भी सोच चुकी है कि क्रिकेट में अगर कमर्शियली कोई चीज़ वाइबल है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा वाइडली फॉलोड है, तो वो सिर्फ T20 क्रिकेट है। आईपीएल ऑलरेडी एक बहुत बड़ी एंटिटी बन चुका है, और क्या हम इन सब के चलते आगे इंडिया में टेस्ट का फ्यूचर और डार्क में जाते हुए देखेंगे? ऑलरेडी हमें बुमराह के बाद भी अगले वैसे बॉलर्स नहीं दिख रहे हैं जो पिच को बाहर निकाल सके, रिवर्स स्विंग कर सके। उमेश यादव, शमी, बुमराह, जो उनमें एक लग्जरी देखी है इतने सालों में, वो क्लियरली सिग्निफिकेंटली जाती हुई दिख रही है। उसी के साथ साथ और भी बड़ा कंसर्न है कि क्या हम कुंबले, हरभजन, अश्विन, जडेजा जैसे स्पिनर्स आगे ढूंढ पाएंगे? नहीं। कुलदीप यादव क्लियरली दिख रहा है कि वो आंसर नहीं है, क्योंकि शायद कैप्टन जो लगता कॉन्फिडेंस नहीं दिख पा रहे हैं उनको एक लंबा स्पेल देके, और शायद वो खुद भी उतने कमिटेड और उतने अपबीट नहीं लग रहे हैं जितना उनसे सबको उम्मीद है। ऐसे में बहुत सॉरी स्टेट में इंडियन टेस्ट क्रिकेट इस टाइम काफ़ी फंस गई है, और जहां लास्ट से बातें हो रही थी कि शायद कुछ आने वाले सालों में हम सभी सेना कंट्री से ज़्यादा रिसोर्सफुल होंगे
और शायद एक डोमिनेंस क्रिएट कर पाएंगे। अब घर में भी हमारे टेस्ट वजूद को लेके बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। ऐसे में आप सबका इसको लेके क्या मानना है, प्लीज कमेंट सेक्शन में पक्का से बताएं। कोशिश होगी कि जो बेस्ट कमेंट्स होंगे उन्हें लेके हम अपना अगला वीडियो बनाएं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट और हम बना सकें और इंडियन क्रिकेट को आगे लेके जाने में थोड़ा बहुत कुछ योगदान दे सकें, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप हाइप करना ना भूलें। प्योरी देखते हैं, बहुत लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है, पर शायद उतना शेयर, फॉलो और हाइप नहीं करते हैं। अगर इस तरफ थोड़ा सा और फोकस जाएगा तो मुझे लग रहा है एक चैनल जो कि फैन की वॉइस है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं क्रिकेट एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं क्रिकेट एंथुसियास्ट हूँ और मैं वो ही बोलने की कोशिश करता हूँ जो मेजॉरिटी इंडियन फैंस, इंडियन फॉलोअर्स बोलना चाहते हैं। ऐसे में कोशिश करते हैं कि हमारी आवाज़ उन कोनों तक पहुँचे जहाँ उसे पहुँचना चाहिए, और शायद एज एन इंडियन क्रिकेट फैन हम इंडिया में टेस्ट क्रिकेट का रिवाइवल देख पाए। धन्यवाद।